स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो सारे एक्ट ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होते हैं। एंड लेट्स इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। सो अगर हम बात करें दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। सबसे पहले तो यही एक बेसिक सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से साल में आया? 63 में आया। होल ऑफ इंडिया वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे बिकॉज अब हर एक्ट ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। एक्सेप्ट सिक्स शेड्यूल में कुछ असम वाले एरियाज निकाल दो, नागालैंड के एरियाज निकाल दो, तो कभी कभी मेंशन होता है, बट नॉर्मली 99% सारे जगह अप्लाई होता है। Obligation includes every duty enforceable by law. Settlement means an instrument whereby the designation or devolution of successive interests, movement or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of. सेटलमेंट मीन्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ विल। एक तो वसीयत की तरीके से होता है, दूसरे टाइप का सेटलमेंट है जहां पर सक्सेसिव इंटरेस्ट जो आपके फैमिली सेटलमेंट हो गया आपका, वेयर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ, इज एग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ट्रस्ट का मतलब वही है, ट्रस्टी का मतलब भी वही है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट में है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मीनिंग्स डिफाइन है, यानी कि सेक्शन 2 यहाँ पे देखो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइंड है, सेक्शन 10 में, सेक्शन 14 में, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, वो सारे इस एक्ट के अंदर भी वैसे ही एप्लीकेबल है। ठीक है। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, एक्सेप्ट जहां प्रोवाइड किया, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन फॉर एनी राइट टू रिलीफ अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। यानी कि इस एक्ट से इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन नहीं होंगे और डिप्राइव नहीं किया जाएगा कोई भी पर्सन अगर उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में रिलीफ है। अब आप मुझे बता सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या रिलीफ हो सकती है उसके पास? एक आप सोच, 10 सेकेंड सोचने के लिए लीजिए, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। क्या हो सकती है? डैमेजेस कॉम्पेंसेशन 73। हाँ, यस यस, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस, यस। 73 वाला जो पार्ट है, बहुत अच्छे से आपने ठीक बोला। 73 74 एक अच्छा हमारे पास जो है मेजर है, तो वो आप नहीं डिनाई कर सकते हैं। और रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में कवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी, 1908 में दिया गया है। तो यानी कि अगर किसी पर्सन के पास, पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सीपीसी के अंदर जाके उसको सूट फाइल कर सकता है, जैसे नॉर्मली हम सूट फाइल करते हैं वैसे वो सूट फाइल कर सकता है। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ही और एनी पर्सन हु इज क्लेमिंग थ्रू हिम मे बाय सूट रिकवर पोजेशन ऑफ। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर कोई भी पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है, ओनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्पोजेशन की बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी में धक्का लेके, धक्का देके मतलब कि गलत तरीके से आपने उसे डिस्पोजेस किया, जो भी पोजेशन में थी उसके पास प्रॉपर्टी, और वो पोजेशन के अंदर था या तो अपने थ्रू था या किसी और के थ्रू था। यानी कि मान लेते हैं मेरे पिता ने रेंट पे लिया प्रॉपर्टी, मैं रह रहा हूँ, तो मैं पिता के थ्रू रह रहा हूँ ना अपने मैंने मान लेते हैं अर्नब से प्रॉपर्टी ली है रेंट पे मेरे पिता ने, तो मैं रह रहा हूँ। तो आई हैव बीन इन पोजेशन थ्रू माई पर्सन और थ्रू एनी अदर पर्सन, ही मे रिकवर पोजेशन। ठीक है, ही मे रिकवर पोजेशन देयर ऑफ नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन, टाइटल सूट सेट होते रहेंगे बट पोजेशन से आप नहीं निकाल सकते। टाइम लिमिट क्या है इसकी? 6 मंथ्स का टाइम लिमिट है। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास किराएदार आया, रोहित किराएदार रहने के लिए आया अर्नब के पास, अर्नब का मन नहीं किया 6 मंथ्स के बाद, बोला बाहर निकालता हूं मैं तुझे। जब बाहर निकाल रहा है तो मैं बोलूंगा भाई अभी मत निकालो, मेरा टाइम अभी पड़ा हुआ है। अर्नब ने कहा नहीं, तुम्हारे भांडे सब मैंने बाहर फेंक दिए, तुम्हें मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया। 6 मंथ्स के अंदर अंदर अगर मैं सूट फाइल कर दूंगा तो मुझे पोजेशन दोबारा दी जाएगी, और फिर टाइटल सूट फाइल होगा, पोजेशन का सूट फाइल होगा कि नहीं भाई हम नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे। फिर कोर्ट देखेगा ठीक है रेंट एग्रीमेंट सही है कि नहीं है, रहेगा रेंट एग्रीमेंट की नीड पूरी होगी है। बट आप धक्का मार के नहीं निकाल सकते। तो नो सूट अंडर दिस सेक्शन कैन बी ब्रॉट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद नहीं कर सकते और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने आपको बाहर निकाला ना, एविक्शन का नोटिस दिया है, तो गवर्नमेंट को आप ये नहीं बोल सकते भाई कि मेरे पास तो अभी 6 महीने से अंदर अंदर मैंने आपको वापस। गवर्नमेंट निकाल सकती है, गवर्नमेंट निकाल सकती है। नो अपील शेल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर डिक्री नॉट शेल एनी रिव्यू ऑफ सच ऑर्डर और डिक्री शेल बी अलाउड। जब अपील नहीं लाई करती है तो क्या होता है? जब अपील लाई नहीं करती, रिवीजन हो सकता यस। है ना? अपील लाई नहीं करती, रिवीजन होता है। फिर अपील नहीं होता है तब रिवीजन होता है।
Recovery of specific movable property. Any person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided in CPC. A trustee में तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी तो छह पांच छह बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवें पे अब हम आते हैं। पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in the manner provided in Code of Civil Procedure. So trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person to whom he is trustee is entitled. Any special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section. तो एनी पर्सन जो एंटाइटल्ड है टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। एनी ट्रस्टी जो है वो सू कर सकता है। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपल सी बात देखते हैं, यहाँ पे 6 मंथ्स का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी गई है, सीपीसी के अंदर जाइए, सूट करिए, सीपीसी के अंदर जाइए, सूट करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, ना पूछे जाते हैं ना आते हैं। क्योंकि हमारे पास देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी हम POLLM का एग्जाम देते हैं, POLLB का एग्जाम देते हैं, हमारे पास ना मेंटल वेवलेंथ कुछ ही सेक्शंस की होती है। जैसे कल मुझसे जया पूछी सर सेक्शन 14 क्या है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसमें वही सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको कराया जाना है, वही जो कि आते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब जैसे ये सेक्शन है, मान लेते हैं हम इसको कर लेते हैं। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हुम अगेंस्ट द रिलीफ इज क्लेम्ड may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts. तो against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contracts. तो ये जो चीज है ये बहुत सिंपल सी है, क्या उसके पास अगर कोई ग्राउंड है तो वो डिफेंस में ले सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड, ये भी हमारा ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल, सेक्शन 14 में हम आते हैं। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, नेमली where one party to the contract has obtained substituted performance in the contract. So substitute को हम section 20 में पढ़ेंगे। The contract, the performance of which involves continuous duty which the court cannot supervise. आपने कोर्ट को बोला भाई मुझे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवा दो। कॉन्ट्रैक्ट ये था मेरा, मान लेते हैं अर्नव के साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट था कि रोज मैं उसको हाई क्वालिटी रेती दूंगा, रेता मतलब सी बेड या रिवर बेड से या सी बेड से निकाल के रेता दूंगा, हाई क्वालिटी, ए ग्रेड क्वालिटी, मान लेते हैं ऐसी कोई क्वालिटी, ए ग्रेड क्वालिटी। यार अब आप चले गए, अब दे नहीं रहा है अर्नब, आप कोर्ट में चले गए, भाई अर्नब मुझे दे। कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई, मैं एक दिन दिला दूंगा, 2 दिन दिला दूंगा, मैं 5 साल तक यही थोड़ी देखता रहूंगा रोज की आज रेता अच्छी क्वालिटी का दिया, ए ग्रेड दिया, कल बी ग्रेड दिया, परसों सी ग्रेड दिया। समझ में आया जया और अर्नब? ये रोज यस नहीं देखा सर। जा सकता ना, कॉन्टिन्यूस ड्यूटी आई कैन नॉट सी। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब है कुछ और परफॉर्मेंस आपने ले ली उसके बजाय, तो अब आप फिर परफॉर्मेंस के लिए नहीं आ सकते। तीसरा है, आपने किसी बंदे को बोला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस पे बेस्ड था, कोई बहुत अच्छा एजेंट था उसकी क्वालिफिकेशन पे बेस्ड था, कोई बहुत अच्छा पेंटर था, पेंटर ने मना कर दिया आपकी पेंटिंग बनाने से, तो आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे कराओगे? वो मन से ही नहीं बनाएगा आपकी पेंटिंग, फिर आप बोलोगे मुझे कॉस्ट चाहिए। तो कोर्ट ऐसी चीजों की चीजें नहीं लेता है। कॉन्ट्रैक्ट विच इन इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल, इसका क्या मतलब है? सेक्शन डी का कोई मतलब बता सकता है अर्नब और जिया में से? इसका मतलब ये है गाइस, देखो मान लेते हैं मैंने 100 किलो चीनी का बोला कि मैं अर्नब 100 किलो चीनी लूंगा, अर्नब ने चीनी दी नहीं। अरे चीनी ही तो है, मैं बोला जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मुझे चीनी दो, कोर्ट बोलेगा कहीं और से ले लो और जो कॉस्ट लगेगी वो ले लो। 100 किलो चीनी का क्या रुपए लिए थे, इसने लेट से एडवांस लिया था 5,000, कोर्ट बोलेगा 5,000 वापस ले लो और कहीं और से जाके चीनी ले लो। ऐसा क्या ही हो गया, डिटरमाइंड है ना, 100 किलो चीनी चाहिए, कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि चीनी कहीं और अवेलेबल नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीनी अर्नब के पास ही अवेलेबल है। तो नेचर में डिटरमाइन जो हो पाए वो कॉन्ट्रैक्ट में कर दिया। अब जैसे लेट से चलो मान लेते हैं मुझे ना आपने सी साइड फेसिंग फ्लैट देने की बात की और एंड में आप मुझे दे नहीं रहे हो। अरे यार मुझे सी साइड फेसिंग फ्लैट ही चाहिए ना, सी साइड फेसिंग फ्लैट चाहिए तो मुझे वही मिलेगा फिर वो। अब बोलो आपकी नहीं, मैं तो आपको बैक साइड फेसिंग फ्लैट दे दूंगा, वो नहीं मिल सकता है। पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स without prejudice to the generality of the provisions contained in the Code of Civil Procedure.
Any suit under this act where the court considers it necessary to get expert opinion, it may engage in one or more experts, direct it to report on such issue, may secure attendance of the expert for providing evidence, including production of documents on the issue. तो कोर्ट एक्सपर्ट्स को बुला सकता है और डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर मांग सकता है. कोर्ट में रिक्वायर or direct any person to give relevant information or the expert or produce to provide access to relevant documents, goods or other property for his inspection. तो यहां पर ये चीज बड़ी क्लियरली आपके सामने आ जाती है. The expert shall be entitled to such fee and such expense as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion at such time as the court may direct. तो पावर ऑफ द कोर्ट टू एक्सचेंज एक्सपर्ट्स. अब जैसे मैंने आपको बता दिया ना, ये बहुत बेसिक से सेक्शन होते हैं, ये नहीं पूछेगा कोर्ट आपसे, मतलब फॉर पेपर आपसे, क्योंकि इसमें है क्या, पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स. आप अगर नॉलेज भी लगाओ तो भी कोर्ट के पास तो एंगेज करने की पावर तो होती ही है ना, होती ही है. Now, who may obtain specific performance? एक important section, but not that important. By any party, कोई उसका representative in principle or any party there too. ठीक है, provided. ठीक है, तो ये देखो, अब जैसे इसे यहाँ पे ये बात कर रहा है जहां पे लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ पार्टीज मटेरियल इंग्रेडिएंट और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर इज इंटरेस्ट शैल नॉट बी असाइंड, his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the ये हमने पहले ही कर लिया कि उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो बना ही नहीं सकता वो चीज. मैंने लेट से एम एफ हुसैन से पेंटिंग बनानी, तो एम एफ हुसैन से बनाऊंगा, उसके बेटे एस एफ हुसैन से नहीं बनाऊंगा. ठीक है, बाकी नहीं. अब बेसिकली बाकी तो वही है जो वेयर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एमलगमेट हो गया अनदर लिमिटेड के, तो वो फिर वो दूसरी वाली निभाएगी. कंपनी है, किसी नई कंपनी में चलेगी तो जो कंपनी बन के आई है वो निभाएगी. जहां पे प्रोमोटर ऑफ कंपनी है वो एंटर किए हैं उसके अंदर से, तो कंपनी निभाएगी. तो बात यह है कि जो भी चीज उसको ओवरटेक करेगी, मान लेते हैं मैंने, मेरा था हच, हच कंपनी थी, हच कंपनी को वोडाफोन ने एक्वायर कर लिया, तो वोडाफोन फिर अब हच कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट तो निभाएगी, बिकॉज हच कंपनी के पैरों में सब्सटीट्यूट कर जाएगी वोडाफोन कंपनी. सो दैट्स हाउ इट इज. ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 20 के अंदर चलते हैं, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन वाइज याद रखिएगा. Without prejudice to the generality of the provisions and any except otherwise agreed upon the parties, but the contract is broken due to non-performance of a promise by any party. जहां पे contract broken है due to non-performance of promise हो रहा by any party, party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance through third party or by his own agency. तो जो पार्टी है जो सफर कर रहा है सच ब्रीच shall have the option of substituted performance through third party or by his own agency and recover the expenses and costs actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach. तो substituted performance of the contract के अंदर ये चीज आती है that without prejudice to the generality of the provisions, contract is broken due to non-performance of promise by any party. Party who suffers by such breach shall have the option of substituted performance. No substituted performance of the contract shall be undertaken unless the party who suffers by such breach has given a notice of writing. नाउ देखो, अगर हम इसको ध्यान से पहले सेक्शन 20 का ही पकड़े, ठीक है, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हुआ है नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय द सर्वर पार्टी, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच शैल हैव द ऑप्शन. आपके साथ अगर गलत हुआ है, दूसरे पर्सन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो आप सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस से करा सकते हैं थ्रू अ थर्ड पार्टी और बाय हिज ओन एजेंसी एंड रिकवर कर सकते हैं एक्सपेंसेस एंड अदर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड, स्पेंट और सफर्ड बाय हिम फ्रॉम द पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच. No substituted performance shall be undertaken unless the party who suffers from breach has given the notice in writing of not less than 30 days to the party in breach calling upon him to perform the contract. तो यहाँ पर बात बिल्कुल सिंपल है. देखो मान लेते हैं, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ. अर्नब ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मेरा घर का आपने पेमेंट बनाना है. मैंने बनाया नहीं, मैं आया ही नहीं उस टाइम पे जब पेमेंट बनाना, दिवाली से पहले लेट से बुलाया. अब पार्टी सफर की, इसने या तो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली लेट से जया से, जया भी एक मान लेते हैं काम करती हैं प्लम्बिंग का या फिर वो पेवमेंट बनाने का, इसने उससे करवा ली, या तो फिर इसने अपने आप ही कर लिया. इन्हें बोला कोई चक्कर नहीं, मैं ही मार दूंगा पेमेंट, वैसे सीमेंट ही तो डालना है, फिर जितना भी खर्चा हुआ वो सारा वो दूसरी पार्टी से ले लेगा कि भाई इतना एक्स्ट्रा मेरा लगा है. ठीक है. नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस शैल बी अंडरटेकन अनलेस द पार्टी हु सफर सच ब्रीच हैज गिवन अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days
30 दिन का नोटिस देंगे आप दूसरी पार्टी को कि भाई अपना कर दो, नहीं तो मैं किसी और से या कहीं किसी थर्ड पार्टी से करा लूंगा। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं क्योंकि इसमें देखो कितनी टेक्निकल डिटेल्स हैं। आप नोटिस दोगे 30 दिन का, काम करता है, नहीं करता है तो मैं अपने आप करूंगा या किसी से करवा लूंगा। Provided that party who suffers such breach shall not be entitled to recover the expenses and costs unless he got the contract performed through a third party or by his own agency. Where party suffering the breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency, he shall not be entitled to claim relief for specific performance against the party in breach. Where the party suffering the breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency, after giving notice, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the party in breach. Nothing in this shall, देखो, जहां पे पार्टी सफरिंग ने अपना कॉन्ट्रैक्ट काम करवा लिया या फिर दे दिया, तो उसके बाद थर्ड पार्टी या एजेंसी, उसके बाद वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मांग सकता। आप ये नहीं बोल सकते मैं अपना पेमेंट उखाड़ूंगा दोबारा आजा बनाने के लिए। आपने कर लिया ना अपना काम, अब आप डैमेजेस ले लो। आप डैमेजेस ले लो, कंपनसेशन ले लो, जो भी चाहिए आपको वो आप ले लीजिए। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते दोबारा, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, या तो खुद किया या तो किसी और से करा लिया, क्योंकि वो तो कर नहीं रहा था बंदा। और यही बात फोर्थ सेक्शन में इसने बोली कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु सफर्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कंपनसेशन फॉर द पार्टी इन ब्रीच। तो यहाँ पे आप कंपनसेशन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ऑब्वियसली उसने काम तो किया नहीं अपना, जो पार्टी थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। No injunction shall be granted by a court in a suit under this act where granting injunction would cause impediment of delay। तो ये हमने कल किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं दी जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी ग्रांट में नहीं दी जाती। अब एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, क्लॉज HA ऑफ सेक्शन 41 के अंदर डिफाइंड है। मैं वैसे बता देता हूँ आपको, वैसे तो हमें जरूरी नहीं है, बट यहाँ देखिए, कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर: रोड, ब्रिजेस, पोर्ट्स, शिपयार्ड, इनलैंड वाटरवेज, एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक्स, अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, वाटर सैनिटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टर्मिनल मार्केट, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हो गया। तो ये सारा इसके अंदर। अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, तो इनमें आप नहीं रोक सकते। अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई एग्जाम्पल दें? फ्लैट्स। हाँ। फ्लैट्स। हाँ, पर कोई देना फ्लैट्स का भी एग्जांपल। मतलब फ्लैट का एग्जाम्पल। क्या कह रहे हैं? फ्लैट का एग्जाम्पल कैसे मतलब? अरे हिमुडा के फ्लैट्स होते हैं, DDA के फ्लैट्स होते हैं जो सस्ते अच्छा। रेट पे बनते हैं, वही हुई ना अफोर्डेबल हाउसिंग। अब अगर मैं न्यू शिमला में नया फ्लैट खरीद रहा हूँ तो वो कौन सी अफोर्डेबल हाउसिंग? वो तो मैंने पैसे देके खरीद लिया 50 लाख 70 लाख पे। ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग में क्या है? DDA के फ्लैट्स आएंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिमुडा के फ्लैट्स आएंगे, हुड्डा के फ्लैट्स आएंगे, पूडा के फ्लैट्स आएंगे, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। ठीक है, अब 20 इसके अंदर यही आएगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। नोटिफिकेशन वाला जरूरी नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट के लाएगा और उसके अंदर जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स होंगे। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल होगा 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप कर देंगे इसके अंदर, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज है, विद इन पीरियड ऑफ सॉरी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ समन्स टू डिफेंडेंट। और 6 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज। 6 महीने तक आप कर सकते हैं एक्सटेंड। ठीक है।
अगर कोई सूट है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे लेट्स से कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्म, मेरा फ्लैट मुझे सी साइड चाहिए था, उसके लिए स्पेशल कोड बने होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, और वही लोग इसको एक्सरसाइज कर पाते हैं. Power to award compensation in certain cases. In a suit for specific performance of a contract, the plaintiff may also claim compensation for its breach of such performance. और यहाँ पर बात आती है तो, if in any such suit the court decides that specific performance ought not to be granted, but there is a contract between the parties which has been broken by defendant and the plaintiff is entitled to compensation for that breach, it shall award him such compensation accordingly. तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में प्लेंटिव में कॉस्ट ऑफ क्लेम कंपनसेशन, कहाँ पे कोर्ट डिसाइड करता है कि जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, जैसे रेती वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो वहां पर कंपनसेशन दे सकता है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पर ग्रांट हो गई लेकिन अब उससे पूरा खाता पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इट इज सफिशिएंट टू जस्टिफाई द जस्टिस ऑफ द केस, तो फिर वहां पर ये चीज हो जाएगी. The court shall be guided by the principles specified in Section 73 of the Contract Act. No compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his plaint. यहाँ पे आती है बात. Power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money. Any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in appropriate case ask for possession, partition, or separate possession of the property. Any relief that he may be entitled to, including refund of any earnest money or deposit paid in case of specific performance when if refused. No relief shall be granted by the court unless it has been specifically claimed. The power of the grant shall be without prejudice to the power awarded compensation. बहुत बेसिक सा सेक्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं यार, कोर्ट तो कॉम्पनसेशन दे ही सकता है, हमें पता होता है, इसलिए मैं कहता हूं कि इन सेक्शंस के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है. अब आते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर. रेक्टिफिकेशन क्या होता है? ये रेटिफिकेशन नहीं है, रेटिफिकेशन तो एजेंट करता है पुराने एक्ट्स की, ये है रेक्टिफिकेशन. रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आप ठीक करते हैं उसको. व्हेन थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स पे नहीं एप्लीकेबल है, डज नॉट एक्सप्रेस द रियल इंटेंशन, देन आइदर पार्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द, आपको कॉन्ट्रैक्ट रखना है पर गलती से कुछ चीज ऐसी होगी जिसकी वजह से वो रियल इंटेंशन नहीं पता लग रहा है. मान लेते हैं हमने बड़े डिटेल एग्रीमेंट किया कि हमें ये प्रॉपर्टी देनी है, पर उस प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ रहा है, खसरा नंबर 102 की जगह 102 बाय ए है, लेकिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में तो मैटर करता है ना 102 और 102 बाय ए, तो आप रेक्टिफाई करोगे 102 बाय ए को. तो प्लेंटिफ कर सकता है, डिफेंडेंट कर सकता है, और इसके बाद कोर्ट जो है वो दे सकता है, भाई पार्टी आपका कर सकता है. नो रिलीफ ऑफ रेक्टिफिकेशन शैल बी ग्रांटेड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिमूव्ड. बस इतना ही है, इससे ज्यादा. रिसीशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना. व्हेन रिसीशन में बी एडजस्ट और रिफ्यूज, कब दी जा सकती है रिसीजन और कब रिफ्यूज की जा सकती है? एनी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिसाइन करने के लिए जा सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है और टर्मिनेबल है. फ्रॉड से किया कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ, कोर्जन से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं जा सकता हूँ ना कोर्ट के पास बोलने के लिए कि सही नहीं है. व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, अनलॉफुल है, लेट से मान लेते हैं कि जज से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि मुझे कोई चीज सोना चाहिए, लेट से 200 की, जो 200 केजी पर डे चाहिए, तो आप बोलो ठीक है, लेकिन 200 केजी पर डे कोई भी माइन प्रोड्यूस नहीं करती है भारत के अंदर, तो कहाँ से आएगा वो सोना? स्मगलिंग के थ्रू बाहर से आएगा 200 केजी. तो स्मगलिंग के थ्रू कैसे दे सकते हो आप? अनलॉफुल फेस पे तो नहीं हुआ, लेकिन बिहाइंड इट तो हो ही गया ना. इज इट क्लियर जय और अर्नब? यस यस सर। सर। है ना, बहुत इजी है, बस आपको पढ़ने हैं, सेक्शन नंबर याद करने हैं. अनलॉफुल है तो फिर तब करा सकते हैं. वेयर द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे कोर्ट में रिफ्यूज रिफ्यूज कर देगा कि नहीं करेंगे. व्हेन द प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, प्लेंटिफ ने खुद ही अपने एक्ट से रेटिफाई कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट. सो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको बात. मान लेते हैं आपने एक बंदे को बोला कि मेरे लिए तू 5 किलो इस क्वालिटी का दूध लेके आ, मुझे खीर बनानी है. वो लेके आता है, दूध अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, मतलब अच्छी फिर भी आप खीर बनाते हो, उससे प्रॉफिट कमा लेते हो.
अब आप बाद में बोल रहे हो जी मैं तो ये मानूंगा ही नहीं। कैसे नहीं मानोगे? आपने तो रेटिफाई किया ना अपने कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट को। इज इट क्लियर अर्नब एंड जया? हाँ जी सर। खीर बना दी ना यार आपने उससे। आपने सर मंगवाया, आपको नहीं पसंद था दूध, आप मना कर देते। तो एक्सप्रेसली बनाया, इम्प्लाइडली बनाया, रेक्टिफाइड रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, रेक्टिफाइड नहीं, रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट, where owing to the change of circumstances which have taken place since the making of contract, parties cannot be substantially restored to the position to which they stood when the contract was made. Where owing to the change of circumstances, parties cannot be substantially restored to the position in which they stood where the contract was made. Where third parties have acquired rights in good faith without notice and for value. तो जहां पे थर्ड पार्टीज है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैव एक्वायर्ड राइट्स इन गुड फेथ विदाउट नोटिस एंड फॉर वैल्यू, where only a part of contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract. जहां पे एक पार्ट ही है कॉन्ट्रैक्ट का जो sought to be rescinded है और वो दूसरे पार्ट से नहीं हो सकता। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए, owing to the change of circumstances, parties cannot be substantially restored to the position in which they stood before the contract was made. मान लेते हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने बोला कि मुझे 200 लीटर, मान लेते हैं हाइड्रोक्लोराइड एसिड चाहिए। मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको 31 दिसंबर को बना के दे दूंगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है पर मैं बना के दूंगा। 15 नवंबर को आप आए और आपने कहा अब मुझे नहीं चाहिए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी नहीं चाहिए, पर मैंने तो सारा इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। अब क्या आप मुझे उस चीज के ऊपर जाके कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं? अरे जो मैंने सामान लिया उसका क्या? तो यहाँ पर चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गया ना, जब आपने किया था तब इतना नहीं था, अब ज्यादा है। तो पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर टू द पोजीशन वेयर थर्ड पार्टीज हैव ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड राइट्स इन गुड फेथ। तीसरी पार्टीज ने एक्वायर कर लिया राइट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से, चलिए हम एक बार देखते हैं। आपने मुझे कहा कि मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद तीसरी पार्टी ने बोला कि मैं हम उससे, लेट्स से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला हम इससे एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे, लेट्स से फॉर दैट एग्जांपल। तीसरी पार्टी ने भी राइट्स एक्वायर कर लिए। आप मुझे हाइड्रोक्लोराइड एसिड देंगे, मैं उससे प्योरीफाई करूंगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्योरीफाइड HCl को लेके उससे नाइट्रोजन बॉम्ब बनाएगी, लेट्स से। मैंने बोला मैं नहीं देना चाहता। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपके बेसिस पे दूसरे पर्सन ने तीसरी जगह कमिट कर दिया है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हो सकता, पहले सोचना था। where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract. आपने कहा कि मैं आपको 200 केजी पोटेशियम, 200 केजी कैल्शियम दूंगा। पोटेशियम खत्म हो गया मार्केट में, आप 200 केजी कैल्शियम दे सकते हैं क्योंकि ये सिवेरेबल है। 200 केजी पोटेशियम सिवेरेबल है, ठीक है, सिवेरेबल है उसके अंदर। आपने मुझे कहा कि मैं आपको 50 साइकिल्स दूंगा हाई क्वालिटी की, बट आपने कहा उन हाई क्वालिटी साइकिल्स में सस्पेंशन गियर नहीं है और पहले टायर नहीं है। क्या ये हो सकता है अर्नब कॉन्ट्रैक्ट? क्या हो सकता है? अर्नब मैं पूछ रहा हूं। हेलो? हेलो जया सुनाई दे रहा है? सर, नेटवर्क वो प्रॉब्लम थी थोड़ी। मैं कह रहा हूं, मैं आपको, आपको सुनाई दिया क्वेश्चन? नहीं, वो अर्नब सुनाई दिया था बीच में। ठीक है ठीक है, जया आपको, आपका क्या आंसर होगा इसके ऊपर? सर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मैं आपको हाई एंड साइकिल्स दूंगा और हाई हाँ एंड जी। साइकिल्स में मैं 50 साइकिल्स का मैंने ऑर्डर लिया है, लेट से 50 लाख का। लेकिन जब ऑर्डर आ गया तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं इसका फ्रंट टायर और इसके सस्पेंशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पार्शियली रिसाइंड हो सकता है या रिसाइंड हो सकता है? देखिए ये नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है साइकिल कि तो मिल गई जब क्योंकि। मैंने हाई एंड साइकिल की बात की तो भाई पहला पहिया और सस्पेंशन भी तो आएगा उसके साथ। जी अब जी मैं जी। सस्पेंशन और पहला पहिया कहाँ ढूंढता फिरूंगा? ये कोई हम्म। नॉर्मल साइकिल की बात थोड़ी कर रहे हैं, 1 लाख की एक साइकिल है, मैं कहाँ जाऊंगा उसका टायर ढूंढने के लिए? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
where cancellation of instruments may be order, where any person against whom a written instrument is void or voidable, or who has reasonable instrument that such instrument, if left outstanding, may cause him serious injury, the court may in discretion adjust that it is delivered and cancelled. तो इंस्ट्रूमेंट वो जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे वो कैंसिल हो सकते हैं। और अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, जो है डिक्लेरेटरी डिक्रीज। अगर स्टेटस और राइट आपने डिक्लेयर करना हो किसी पर्सन का, एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन denying or interested to deny his title to such character or right. The court may in its discretion make a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such suit ask for any further relief. ठीक है, तो यहां पर ये चीज 34 के अंदर आती है। Effect of declaration. Declaration made under this chapter is binding only on the parties to the suit, person claiming them through respectively, where any parties are trustees on the persons for whom if the existence on the date of declaration, such parties would be trustees. तो effect of declaration आता है। Preventive relief how granted? Preventive relief कैसे grant की जाती है? देखिए, temporary injunctions है और परपेचुअल इंजंक्शंस है। सबसे पहली बात है कि आपको उसके सेक्शन याद करने 36 और 37, टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शंस के। टेम्पररी इंजंक्शंस हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम तक, सूट के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में दी जाती है, मेरिट्स ऑफ द केस को देख के नहीं, पहले ही दे दी जाती है। बिकॉज लेट से आपने कहा कि मेरे घर के बाहर ये रेती डाल रहा है और इसकी वजह से मुझे आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अब आपका घर है या नहीं, आपका टाइटल है या नहीं, वो बात की बात है, पर वो रेता डाल रहा है, आपका आने जाने का रास्ता रुक रहा है, तो वो रोका जाएगा। लेट से आप ही उसके घर पे कब्जा करके बैठे हो, तो नया घर बना रहा था, आप कब्जा करके बैठ के, कब्जा का टाइटल देखा जाएगा लेकिन रेता डालने से रोक दिया जाएगा, टेम्पररी इंजंक्शन, क्योंकि वो आपका भी घर हो सकता है, उसका भी हो सकता है। तो ये टेम्पररी इंजंक्शन है, मे बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, बट जनरली प्रिलिमिनरी बेसिस पे दिया जाता है। परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड आफ्टर हियरिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट एंड द डिफेंडेंट, ये जो है ये इज हियर बाय परपेचुअली एंजॉइंड, ये कभी भी नहीं कर सकता वैसा एक्ट, कभी भी नहीं कर सकता है। तो परपेचुअल परपेचुअल इंजंक्शन कब दी जाती है? परपेचुअल इंजंक्शन दी जाती है टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन। कोई भी जो उसकी ऑब्लिगेशन है, लेट्स से कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आप ना कचरा फेंक रहे हो मेरे पास, मेरे घर के ऊपर बार बार, तो मैं कहूंगा आप कचरा नहीं फेंक सकते, ये परपेचुअल है, क्योंकि मेरा राइट टू न्यूसेंस हो रहा है, private right to enjoy my property is getting deteriorated na, it is getting denied, so I can stop you from perpetually throwing कूड़ा on my side। या लेट से मेरा खाली प्लॉट पड़ा है, आप उस खाली प्लॉट में कचरा डाल देते हो बहुत सारा, तो मैं परपेचुअल इंजंक्शन लगा सकता हूँ आपके ऊपर कि भाई मत डालो, खाली प्लॉट है तो क्या हो गया, मत डालो भाई कचरा। इज इट क्लियर अर्नब और जया? हाँ जी जी सर। जी सर। देखो ना यहाँ पे, when the defendant invades or threatens to the right of plaintiff to enjoyment of property, court may grant perpetual injunction when the defendant is the trustee of the property। मैं trustee था property का, owner था property का, where that there exists no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion। अब कचरा फेंक रहे हो आप, इसका क्या डैमेज देखोगे? अरे भाई मेरा पूरा ही राइट चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा राइट जा रहा है, पूरा ही राइट जा रहा है ना प्रॉपर्टी में, मैं कैसे वो स्मेली जगह में रहूंगा। वेर इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। ठीक है, जहां पे कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट एडिक्वेट रिलीफ, तो वहां पे आएगा व्हेन इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो आता है। तो यहाँ पे ये चीज आती है। मैंडेटरी इंजंक्शंस, when to prevent the breach of an obligation it is necessary to compel the performance of such acts, court is capable of enforcing, the court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of and also to complain the performance of such requisite acts। तो मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर ये चीज आती है, मैंडेटरी इंजंक्शन के अंदर ये चीज आती है। डैमेजेस, मैंडेटरी इंजंक्शन है कि जब आप ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस। देखो दो टाइप की इंजंक्शन, तीन टाइप की इंजंक्शन हमने कर ली, एक तो प्रिवेंटिव इंजंक्शन है ना, ये तो परपेचुअल और टेम्पररी इंजंक्शन, तो कुछ रोकने के लिए है। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? जैसे रिट ऑफ मैंडेमस होता है, कुछ करवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए मान लेते हैं। When it is necessary to compel the performance of certain acts,
The court is capable of enforcing the court minutes resolution grant in injunction to prevent the breach complained of and to compel the performance of the requisite acts. Compel करने के लिए. Damages in lieu of addition to injunction. Plaintiff in a suit for perpetual injunction under section 38 may claim damages either in addition to substitution of. देखो आपने कचरा फेंक दिया, वो तो चलो मेरे को मिल गई परपेचुअल इंजंक्शन, बट उसके अलावा जो डैमेज हुआ कंपनसेशन भी लूंगा ना, मैं डैमेजेस लूंगा उस चीज के. ठीक है. इसके अलावा ये अब देखो, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, नो रिलीफ दैट शैल बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन अंटिल द प्लेंटिफ हैज क्लेम सच रिलीफ इन हिज प्लेंट. प्लेंटिफ को मांगनी पड़ेगी तभी मिलेगी डैमेजेस. अब ये हमें वैसे भी पता होता है कि मांगने ही पड़ते हैं डैमेजेस, बट नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेंगे. लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा? ये क्वेश्चन नहीं आता. क्वेश्चन आता है what is mandatory injunction, what is perpetual injunction, what is temporary injunction, what kind of contracts cannot be specifically enforced, which kind of projects are exempt from specific relief act, what is the time limit in which you can sue for a case of taking possession of an immovable property, 6 months. Can you fight a case against the government of India for evicting you out of your property? The answer is no, because उस पे वो exempt नहीं है ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नो सॉरी, नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो exempt है उस चीज जगह से. तो यहाँ पे ये चीज आती है. Injunction when refused. Injunction cannot be granted to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding, to restrain any person from instituting or proceeding in a court not subordinate to that from which the injunction is sought, to restrain any person from applying to a legislative body, to restrain any person from instituting or prosecuting a matter in criminal matter, to prevent the breach of contract, to prevent on the ground of nuisance an act which is not reasonably clear that it will be a nuisance. तो इंजंक्शन कब कब रिफ्यूज की जाती है ये अच्छे से याद कर लेना. टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल. आप किसी बंदे को केस फाइल करने से थोड़ी रोक सकते हो. अगर उसको रुकना होगा तो कैसे रुकेगा? रेस जुडिकाटा में रुक जाएगा, रेस सब्जुडाइज में रुक सकता है ना, सेक्शन 9, 10, 11 के अंदर, सब सीपीसी के अंदर. सीपीसी सीपीसी यस. हाँ, कि भाई ये पहले हो चुका है मैटर, आप इसमें दोबारा क्यों आ रहे हो? तो वहां रुकेगा ना. आप क्यों रोक रहे हो उसको? आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए इंजंक्शन नहीं ले सकते. टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच इंजंक्शन इज सॉट. सबऑर्डिनेट से नहीं. मैंने अपील करनी है, आप मुझे बोल रहे हो अपील ही नहीं कर सकते हो आप. अरे हायर कोर्ट में जा रहा हूं मैं भाई, तेरे पास थोड़ी आ रहा हूं. टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट. मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा रहा हूँ कि हाई कोर्ट में अपील मत कर. अरे कैसे? हाई कोर्ट का तो रूल ही अलग है, मैं जा सकता हूँ हाई कोर्ट में. किसी पर्सन को एमएलए बनने से रोकने के लिए, या एमपी बनने से रोकने के लिए, या एमएलसी बनने से रोकने के लिए. एमएलसी क्या होता है बच्चों, बताइए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. ऑब्वियसली जिन कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे बिहार हो गया आपका, जहाँ बाई कैमरल उत्तर ले प्रदेश हो गया, वहाँ लेंगे. दो दो सदन है ना. एक बाई कैमरल बाई कैमरल है, एब्सोल्युटली. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. काउंसिल. तो विधानसभा एंड विधान परिषद, यस. उसका हिंदी में मैं याद कर रहा था. टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर. क्रिमिनल मैटर से रोकने के लिए. टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस दैट इट इज नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी अ ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस. ये भी रोकने के लिए कि आप पता ही नहीं है भाई आगे होगा भी ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस या नहीं. टू प्रिवेंट कंटिन्यूइंग ब्रीच वेयर द प्लेंटिफ हैज एक्सरसाइज्ड. टू प्रिवेंट अ कंटिन्यूइंग ब्रीच, जहां पे प्लेंटिफ की खुद ही गलती, प्लेंटिफ ने खुद ही बोल रखा है भाई मेरे घर के पास से कचरा फेंक सकता है, तो फिर वो नहीं हो सकता. फिर आपने खुद ही असेंट दे रखा है उसके लिए. जहां पे एफिशियस रिलीफ मिल जाएगी किसी और मोड से, कहीं और किसी मोड से आपको एफिशियस रिलीफ मिल सकती है, तो आप उसमें जाइए. ठीक है. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, वहां पे आपको इंजंक्शन नहीं मिल सकती. देखो यहाँ पे तो 1 HA दे रखा है. व्हेन द कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ ऐसा है कि खुद ही के चरित्र दामन में खोट है तो दूसरों पे उंगलियां नहीं उठा सकते. खुद के घर महल शीशे के हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा जाता, ये हमने पढ़ा है. वेयर द प्लेंटिफ हैज नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर. एक सॉर्ट ऑफ, मान लो अर्नव के घर के बाहर कचरा गिरा रहा है जया, और मैं आके केस कर रहा हूँ जया के खिलाफ, तो नहीं हो सकता, बिकॉज मेरा कोई इंटरेस्ट मैटर नहीं है अर्नव के साथ. अर्नव के साथ कोई इंटरेस्ट मैटर नहीं है. Notwithstanding anything contained in clause E of section 41, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement, express or implied, not to do certain act, circumstance that the court is unable to compel specific performance of the agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement. Plaintiff has not failed to perform the contract as far as it is binding him. तो ये 42 के अंदर आता है, सेक्शन के अंदर नेगेटिव एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है. और इसी के साथ हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो खत्म होता है. अब सर मैं एक आपको क्वेश्चन बता था. दूं, एक बार मैं आपको क्या करें. जी मैं बोल रहा था इसका प्रिंट आउट निकालने की सेक्शन हम लिख लें.
प्रिंट आउट का टाइम नहीं है, जो आपको बुक दी जाएगी उसी में सब कुछ होगा। आपको 1 महीना लगेगा उस बुक को करने में, पढ़ाने के बाद 1 ही महीना लगेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, 1 मंथ लगेगा, ओनली 1 मंथ। अगर आप ढंग से चलोगे 10 पेजेस पर डे, 1 मंथ, दैट्स इट। तो वो अच्छा, आपके हाउ पास मेनी फेब्रवरी पेजेस आ 4-5 गए? तक भी सेवन पहुंचते तो हंड्रेड भी आप आराम से उसको मार्च मिड तक खत्म करके इट्स ओवर, आपका PU LLM 100% क्लियर होगा। देखो अच्छा। मेरे पास तो अभी आपको 1 मिनट, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ।